यह कहानी लिया और टोवी की जिंदगी की है। यह एक सच्ची कहानी है कि उन्होंने अपनी अच्छी नीयत और साफ दिल से एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदल दिया। सिनेमा इनसाइट हिंदी प्रेजेंटिंग द ब्लाइंड साइड। यह कहानी एक 17 साल के लड़के के साथ शुरू होती है जिसे सभी बड़ा माइक कहते हैं, जो बचपन से फर्स्ट ट्रैक केयर में पला बड़ा है। वास्तव में विदेश में फर्स्ट ट्रैक केयर उन लोगों को कहा जाता है जो दूसरे लोगों के बच्चों को अपने घर में पालते हैं और इसके बदले में सरकार से पैसा मिलता है। उसके पिता गायब हैं और उसकी मां नशीली है और उसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए उसे पालने के लिए उसे भाग निकालना पड़ता है। जिस भी फर्स्ट ट्रैक केयर में उसे भेजा जाता है वह वहां बहुत दिन नहीं रहता है और फिर उसे भागना पड़ता है। एक दिन बड़े माइक के दोस्त के पिता अपने बेटे और बड़े माइक को एक सार्वजनिक स्कूल, विंटर क्रिश्चियन स्कूल, लेकर आते हैं, जहां स्कूल के कोच बड़े माइक के प्रति कौशल को जानते हैं। लेकिन जब बड़े माइक के पिता और उनके दोस्त कोच के पास प्रवेश के लिए आते हैं तो वह उन्हें इनकार कर देता है, कहते हुए कि यह उसके हाथों में नहीं है। हालांकि बड़े माइक के कौशल को देखकर कोच प्रभावित हो जाता है और उसे प्रवेश के लिए बोर्ड सदस्यों को मना लेता है। बड़े माइक की उम्र लो होने के बावजूद, उसके खंडन के बावजूद कोच उन्हें मना लेता है और बड़े माइक को स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। इसके बावजूद वह अकेला और अलग हो जाता है, किसी से बात नहीं करता है। बड़े माइक परीक्षा के पेपरों में कुछ भी नहीं लिखता है और उन्हें खाली छोड़ देता है। एक दिन वॉलीबॉल मैच के दौरान अपने आकार की वजह से भूखे होने पर वह बचे हुए खाने को उठाने लगता है। उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं होते और न ही उसके पास ऐसा घर होता है जहां वह खाने को पा सके। उसके दोस्त की मां को बड़े माइक के रुकने से असहमति होती है, लेकिन वह सुबह को चला जाता है। जब बड़े माइक स्कूल में होता है तो एक बच्चा उससे बात करता है जिसका नाम शॉन है। शॉन बड़े माइक के साथ अच्छे से बात करता है, लेकिन जब उसकी मां दूर से हॉर्न बजाती है तो वह वापस जाता है। उस अपने बेटे को गाड़ी में बुलाती है और उससे पूछती है कि वह कौन है। उसका जवाब है, उसका नाम बिग माइक है। वो 1 महीने पहले यहां एडम मिशन में शामिल हो गया था। उसी शाम जब एसजे की मां और पिताजी घर जा रहे होते हैं तो उन्हें बिग माइक को ठंड से कांपते हुए देखते हैं। एसजे के पिताजी उसे पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने उसे वॉलीबॉल मैच के बाद बचा हुआ खाना उठाते हुए देखा था। वे बिग माइक से पूछते हैं कि वह कहां जा रहा है और बिग माइक कहता है कि वह जिम जा रहा है। एन, जो एसजे की मां है, सोचती है और फिर अपने पति से कहती है कि गाड़ी घुमा दें। वह बिग माइक के पास जाती है और पूछती है कि उसको रात को कहां ठहरना है। बिग माइक कहता है कि उसके पास कोई जगह नहीं है। उसे एन की चिंता होती है और वह उसे अपने साथ घर ले जाती है। एन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कॉलिन है। वह भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां बिग माइक है। एन उसे बताती है कि उसके घर में कई सैंपल्स हैं और उसे काउच पर सोना होगा। एन वास्तव में इंटीरियर डिजाइनर है और उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी शक होता है। वह अपने पति से पूछती है कि उन्हें बिग माइक कितने समय से जानते हैं। उनका जवाब है कि उन्होंने सिर्फ एक बार उसे देखा है। उसे डर होता है कि कहीं उसने कुछ चोरी तो नहीं की है, लेकिन उसके पति कहते हैं कि सुबह ही सब पता चल जाएगा। जब एन सुबह नीचे जाती है तो उसे दिखता है कि उसका सोफा, बेडशीट और ब्लैंकेट सही ढंग से रखा गया है। बड़ा माइक गायब है तो वह बाहर जाती है और उसे अपने बगीचे के पास पा लेती है। वह पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? बड़ा माइक कहता है, मुझे नहीं पता। एन कहती है, आज धन्यवाद दिवस है, क्यों ना तुम हमारे साथ मनाओ। बड़ा माइक उनके घर लौटता है और सभी नाश्ता के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। नाश्ता के बाद एन बड़े माइक को एक ओर ले जाती है और उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह उसे अब से माइकल कहने की जिद करती है। बाद में बड़ा माइक अपनी मां के घर जाता है और वहां एक सूचना पा लेता है कि उन्हें किराए का भुगतान नहीं किया गया है और उसकी मां को घर से निकाल दिया गया है। फिर बड़ा माइक एन की कार में वापस जाता है और वे खरीदारी करने जाते हैं। अगले दिन एन स्कूल जाती है और पता चलता है कि उसके ग्रेड्स हर विषय में कम हैं, एक में छोड़कर जिसमें उसने 88 प्राप्त किया है, जो प्रोटेक्टिव है। इंस्टिंक्ट से एन अब हैरान है। उसी रात एन माइकल को उसका कमरा देती है। वह कहती है,
अब तुम यहां रहोगे? और उसने उसके बिस्तर की ओर इशारा किया। वह बिस्तर को देखकर हैरान होता है। उसने कहा, मुझे कभी ऐसा नहीं मिला है। एन पूछती है, तुम्हारा अपना व्यक्तिगत कमरा? उसने कहा, नहीं, एक बिस्तर। मैं कभी भी किसी बिस्तर पर नहीं सोया, या तो जमीन पर या सोफे पर। और जब एन यह सुनती है, वह भावनात्मक हो जाती है। वह माइकल को शुभ रात्रि कहकर दूसरे कमरे में जाती है। अब यहां से माइकल का जीवन बदलने लगता है। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। वह शिक्षकों की बातें सुनता है और उसके अंक भी सुधरने लगते हैं। और इस खुशी में एन का पूरा परिवार रात के खाने के लिए बाहर जाता है। माइकल अब उनके परिवार का हिस्सा भी है, और जब वे खाना खाने के बाद बाहर निकलते हैं, वे देखते हैं कि माइकल वहां वेटर से गले मिल रहा है। और जब वे सभी गाड़ी में घर लौट रहे होते हैं, एन, वह पूछती है कि तुम रेस्टोरेंट में गले मिल रहे थे उस व्यक्ति से, तुम उसे कैसे जानते हो? वह बताता है कि वह मेरा भाई है, और वह कहती है, ठीक है, हम कभी उससे मिलने जरूर जाएंगे। माइकल कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कहां रहता है। वह पूछती है, तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? वह कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था। उसे सुनकर बहुत हैरान होती है कि उसने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था। दरअसल माइकल एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ था। उसके 11 भाई और बहन हैं, और उसकी मां पूरी तरह से ड्रग्स में है, और वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य से टच में नहीं है। उसे नहीं पता कि कौन कहां रहता है, लेकिन माइकल की मदद करने के बाद एन की जिंदगी में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसे पहली बार जिंदगी में असली खुशी का एहसास होता है, और उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। और जब वे क्रिसमस कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तो उस फोटो फ्रेम में होता है। उन्हें भी माइकल को बुलाते हैं, क्योंकि वह अब उनके परिवार का हिस्सा है। लेकिन उनके कार्ड देखने के बाद समाज में बातचीत शुरू हो जाती है। एन की दोस्त भी उसके साथ मजाक करती है, कहती है, तुम तस्वीर में माइकल के सामने बहुत छोटे लग रहे थे। वह भी कहती है, तुम्हारी बेटी भी उस घर में रहती है, तुम एक काले लड़के को अपने घर में कैसे रख सकती हो? यह एन को गुस्सा दिलाता है। वह कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और वह चली जाती है। जब वह घर वापस आती है, तो वह अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वह माइकल के रहने से असहज महसूस करती है। एन की बेटी कहती है, लोग स्कूल में बातें करते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम माइकल को घर से नहीं निकाल सकते। अब वे निर्धारित करते हैं कि माइकल को आधिकारिक रूप से गोद लें। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया जानने के लिए एन सरकारी कार्यालय जाती है, जहां उसे बताया जाता है कि अगर वह किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, तो उसे उसके माता-पिता के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। लेकिन माइकल के पिता का एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मां नशे में डूबी है, कई मामलों में विचाराधीन है। वह 7 साल की उम्र से अपनी मां के साथ नहीं रह रहा है, इसलिए उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। माइकल अपने लिए हस्ताक्षर कर सकता है। इसके बावजूद एन फिर भी माइकल की मां के घर जाती है और उसे बताती है कि वह उसके बेटे को अपनाना चाहती है। शुरू में वह अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे वह एन के साथ बात करती है और उसकी इच्छा को समझती है, कहती है कि मेरी शुभकामनाएं माइकल के साथ हैं। अब माइकल उनके परिवार का आधिकारिक सदस्य बन चुका है। वे उसे एक गाड़ी भी खरीदते हैं। माइकल हमेशा से एक छोटी ट्रक खरीदना चाहता था, और जब उसे वह गाड़ी मिलती है तो वह बहुत खुश होता है। ESJ कह सकते हैं। माइकल ड्राइव कर रहा था, मैं उसके साथ जा सकता था, और हम खेल के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जब हम पहुंचे, मुझे देखा कि मेरी बेटी को चोट आई थी, लेकिन भाग्य से वह गंभीर रूप से चोट नहीं खाई, क्योंकि एयरबैग्स खुल गए थे। मुझे समझाया गया कि जब इस उम्र के बच्चे एयरबैग से टकराते हैं, तो वे अक्सर गंभीर चोटें खाते हैं। कभी कभी गर्दन भी टूट जाती है, लेकिन मेरी बेटी को भाग्यशाली था। इसके बाद मैं माइकल के पास गया, जो ठीक थे, लेकिन उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा था। मैंने उन्हें कहा कि यह उनकी गलती नहीं थी, और उन्होंने माफी मांगी। जब मैंने उनके हाथों को देखा तो वे चोटिल थे। मैंने माइकल से पूछा कि उनके हाथों को क्या हुआ, और उन्होंने समझाया कि कार के एयरबैग्स खुलने पर उन्होंने मुझे अपने हाथों से बचाया ताकि मुझे चोट न लगे, जिससे मेरी चोटें कम हो गईं। अब माइकल, जो काफी समय से स्कूल में अमेरिकी फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका फुटबॉल गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, हालांकि वह अपने तरीके से काफी मजबूत हैं। शरीर पूरे स्कूल में ऐसा होता है।
किसी का भी नहीं है जैसा कि माइकल का है। उसे हमेशा यह डर रहता है कि वह किसी को अनजाने में चोट न पहुंचा दे, इसलिए वह खुलकर नहीं खेलता। जब एन उसे ऐसे खेलते देखती है तो वह उसके पास आती है और उसे याद दिलाती है कि जब उन्होंने उसके लिए कपड़े खरीदने गए थे तो उसने कहा था कि वह उनकी रक्षा करेगा। उस जगह का माहौल और लोग अच्छे नहीं थे, इसलिए माइकल ने ऐसा कहा था। वह पूछती है कि जब कार में एयरबैग खुले तो उसने क्या किया, और वह कहता है कि उसने उन्हें अपने हाथों से रोका। एन उसे बताती है कि यह टीम उसका परिवार है और उसे इसकी रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि वह अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है। ऐसा कहकर एन चली जाती है और प्रैक्टिस फिर से शुरू होती है। इस बार माइकल बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, कोच को पूरी तरह से हैरान करता है। वह एन के पास जाता है और पूछता है कि उसने क्या कहा। एन उसे बताती है कि उसे अपने खिलाड़ियों को अच्छे से पहचानने की जरूरत है। माइकल के प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स 98 मिले और इसके बाद से उसका खेल दिन ब दिन सुधरता जाता है। अब एक मैच है जिसमें माइकल की टीम शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन बाद में माइकल इस टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इतना कि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। उसे मैदान से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी टीम को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद माइकल भी ऐसी ही प्रदर्शन करता है, जिससे उसकी टीम विजयी होती है। एसजे सारा मैच रिकॉर्ड करता है और इसे सभी कोचों को भेज देता है, जो माइकल की प्रदर्शन को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब हर कोई चाहता है कि माइकल उनकी टीम में खेले या उनके स्कूल की टीम में खेले। उसके घर बहुत सारे कोच आते हैं और उससे अपनी टीम में खेलने के लिए बात करते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई एसजे उनसे बात करता है और कहता है कि उनका और माइकल का बहुत अच्छा रिश्ता है। उन्होंने उन्हें यह भी समझाया कि माइकल को मैच के दौरान कभी भी मिल सकते हैं। एसजे इससे बहुत खुश होते हैं और उसके बाद माइकल अलग अलग टीमों के साथ कई मैच खेलता है और धीरे धीरे वह बहुत प्रसिद्ध होता है। साथ ही उसके घर आने वाली शिक्षिका भी उस पर ध्यान देती है, जिससे उसके अंक भी सुधर जाते हैं और अब माइकल का पूरा जीवन बदल चुका है। हर कॉलेज चाहता है कि माइकल उनके कॉलेज में प्रवेश लें और उनकी टीम के लिए खेलें, लेकिन माइकल निर्णय करता है कि वह मिसिसिपी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा, क्योंकि एसजे भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और एन का पति भी है, जो कि उसी विश्वविद्यालय से पास है। वहां वह बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और अब माइकल उसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर मिसिसिपी टीम के साथ फुटबॉल खेलेगा। जो भी ग्रेड्स उस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आवश्यक हैं, वह उन ग्रेडों से पास हो जाता है। अब माइकल को एनसीए में एक जांचकर्ता के रूप में बुलाया जाता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। एनसीए एक ऐसा संगठन है जो हर खिलाड़ी का ध्यान रखता है। वह माइकल से अकेले में बात करती है और पूछती है कि तुमने मिसिसिपी में एडमिशन क्यों लिया। माइकल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। जांचकर्ता माइकल को बताता है कि वह सड़क पर एक बच्चा था। एक परिवार ने उसे अपने घर में ले लिया, उसे खाना दिया, उसके स्कूल की फीस भरी, उसके लिए एक निजी ट्यूटर का इंतजाम किया, उसे एक गाड़ी दी गई और शायद कानूनी रूप से उसे गोद लिया गया। इस योजना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद पहले ही तुम्हारी खेल की क्षमता को देख लिया हो। माइकल इससे पूरी तरह से उलझ जाता है। वह बहुत मासूम महसूस करता है, गुस्से में हो जाता है और वहां से चला जाता है। एन उसका इंतजार कर रही होती है। फिर माइकल एन को कहता है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मुझे अपने घर पर रखा, मुझे पढ़ाया, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, ताकि मैं वो करूं जो तुम चाहते हो, ताकि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूं जिसमें तुम चाहते हो, वो इन्वेस्टिगेटर बनूं जो तुम चाहते हो। करता समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन माइकल नाराज होकर चला जाता है और वह अपनी जन्मजात मां के घर जाता है, लेकिन वहां नहीं है। यहां एक गैंग लीडर है जो उसे बुलाता है। उसे बियर भी पिलाते हैं, हालांकि माइकल बियर नहीं पीता। फिर गैंग लीडर और उसकी बेटी माइकल और उसकी मां के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। माइकल उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। आता है और वह कहता है कि पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा और फिर मैं तेरे घर जाऊंगा और तेरी नई मां और बेटी के साथ क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। मां को बहुत गुस्सा आता है, वह उसे बुरी तरह मारती है। अगले दिन वह माइकल को उसी जगह पाती है और उसका कॉल आता है, जिसमें उसे बताता है कि वह वहां है।
वह उससे मिलने जाती है और पूछती है कि क्या वह फुटबॉल पसंद करता है। माइकल पुष्टि करता है और एन उसे बताती है कि रात को वह और शॉन ने बात की और वे चाहते हैं कि वह टेनेसी यूनिवर्सिटी का चयन करें। माइकल हैरान हो जाता है, लेकिन एन उसे यह समझाती है कि यह उसकी जिंदगी है और यह उसका निर्णय है। वह उसका समर्थन करने का वादा करती है और हर खेल में उसके साथ रहने का आश्वासन देती है। फिर माइकल फिर से एनएसआईए के जांचकर्ता के पास जाता है ताकि उसके सवालों का उत्तर दे सके और पूछती है कि वह किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। कि मैं मिसिसिपी यूनिवर्सिटी जाऊंगा। वो उससे पूछती कि ऐसा क्यों। माइकल कहता है, क्योंकि मेरे डैड वहां से पढ़े थी, मेरी मॉम वहां से पढ़ी थी और अब मैं भी वहीं से पढ़ूंगा। और फाइनली माइकल उस यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब वह जा रहा होता है तो एन इमोशनल हो जाती है। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माइकल उसके पास जाता है और वो कहता है कि मॉम, मैं आपको हक करना चाहता हूं। और माइकल और एन एक दूसरे के गले लगते हैं। और अंत में न्यूज़पेपर में हमें एक आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें 21 साल के एक लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी होती है। और उस लड़के की भी एथलेटिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। उसका जीवन भी ठीक वैसा ही होता है जैसा माइकल का है। अगर माइकल को एन की फैमिली ना मिली होती, एन ने सेल्फलेस होकर एक मां की। अगर माइकल की केयर ना की गई होती तो शायद वह भी उसी किस्मत के सामने होता। और अंत में हमें माइकल और उसके पूरे परिवार की वास्तविक तस्वीरें दिखाई जाती, जिससे पता चलता कि उन्होंने अमेरिकन फुटबॉल में रिकॉर्ड बनाए और वह दुनिया भर में मशहूर हैं और आज भी उनका परिवार उनके साथ है। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एन ने माइकल की मदद की ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि जिंदगी स्वार्थी होने का नाम नहीं है, बल्कि हमें अन्यों की जिंदगी में योगदान भी करना चाहिए। अगर हम किसी की जिंदगी में एक भी इंसान के लिए बदलाव ला सकते हैं तो वह हमारी जिंदगी की एक बड़ी कामयाबी है जो कोई भी सफलता नहीं बदल सकती। यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग 7.6 थी। इसका बजट $9 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर यह $310 मिलियन कमाई। इस फिल्म में सैंड्रा बुलॉक ने लीड रोल किया और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। तो यह थी दी ब्लाइंड साइड की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।